It's not a game, it's a rich thing. और बच्चे पार्टी क्या हाल है? सब बढ़िया। चलो तब स्टार्ट करते हैं आज नई क्लास। उम्मीद करता हूँ आपने लास्ट क्लास देखा होगा। नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जाकर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। वो बेसिक था जेनेटिक्स का। अगर वो समझ नहीं आया है तब नेक्स्ट क्लास कभी समझ नहीं आएगा, इसलिए जाकर देखो, ठीक है। चलो तब आज स्टार्ट करते हैं। आज मेंडल का सेकंड पार्ट है ये जेनेटिक्स का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलो एक कहानी सुनते हैं। कहानी तुम लोग को बहुत मज़ा आता है। चलो एक कहानी सुनते हैं। मेंडल मेंडल को हम लोग पप्पा ऑफ जेनेटिक्स करते हैं। मतलब क्या? फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। ये जब काम कर रहे थे ना, जब स्टडी कर रहे थे ये, तब इनका फेमस कुछ भी नहीं थे। इनका जो काम का रिकॉग्निशन हुआ, मतलब इनका जो नाम मिला इनको कि फादर ऑफ जेनेटिक्स है, ये इनके मर जाने के बहुत सालों बाद मिला, ठीक ना। क्यों ऐसा क्यों हुआ? उस समय बहुत फेमस साइंटिस्ट डार्विन, उस समय उनका नाम चल रहा था। तो साइंटिस्ट लोग के सोसाइटी में एक ऐसा होता है कि जो एक बड़ा साइंटिस्ट है, अगर उसका नाम अच्छा है, वो अच्छा काम कर रहा है, तो सब उसी के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। उसका गलती निकालते हैं या फिर उसका कुछ काम का देखते हैं कि वो आगे क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ठीक ना। उसका मेरिट्स निकालते हैं, उसका डीमेरिट्स निकालते हैं उनके काम का। तो ये बेचारा मेंडल काम कर रहा था अपना अलग, सबसे अलग एक नई ब्रांच पे, जेनेटिक्स, जो पहले ना कभी थी ना कुछ था ऐसा कुछ। तो बेचारा ये अपना मेंडल था, ये पी प्लांट पे काम करता था। पी प्लांट पे अपना पूरा एक्सपेरिमेंट किया 1856 में। ये मैंने आपको तो पहले बताया है, ये ऑस्ट्रिया से था, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया से था। In 1856 he started his experiment on heredity on pea plant. पी प्लांट पे स्टार्ट किया था। पाइजम सेटिवम, ये याद रखिए इसका साइंटिफिक नेम है। याद रखिए साइंटिफिक नेम कैसे लिखते हैं, कैपिटल पी और उसके नीचे, सबके नीचे मतलब पाइजम के नीचे अंडरलाइन, फिर से अलग से। यहाँ का सेटिवम सेकंड नेम, तो इसका सेटिवम का एस स्मॉल, कैपिटल नहीं। ये साइंटिफिक नेम अपने क्लास 9 में सीखा होगा, ठीक है। और अंडरलाइन बहुत ज़रूरी है साइंटिफिक नेम के नीचे, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये अपना मेंडल मटर पी प्लांट पे काम करता था। बोलता था मटर ले लो, मटर ले लो, और सब कोई सुनता ही नहीं था इसका। सब अपना डार्विन बाबा के पीछे लगा था कि डार्विन चाचा क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। मेंडल को सब इग्नोर कर रहा था। जब ये अपना सब कुछ दे दिया, सब कुछ काम कर दिया, और बेचारा मर भी गया। मेंडल डाइड इन 1884। 1884 में ये मर भी गया। इसके काम को कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला, कोई इसका नाम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। आप समझ रहे हो? क्योंकि सब डार्विन के पीछे था, इनका तो कुछ था ही नहीं। और उस समय और एक फेमस बात हुआ था कि डार्विन का एक बुक भी रिलीज हुआ था, ठीक ना। डार्विन का एक बुक भी रिलीज हुआ था, सब उसी के ऊपर लगे हुए थे। मेंडल उस समय कोई नाम नहीं था, तो इसलिए ये मेंडल को कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला। मेंडल कब स्टार्ट किया था एक्सपेरिमेंट? 1856 में। कौन से प्लांट पे किया था? पी प्लांट पे। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या? पाइजम सैटिवम। मर कब गया? 1884 में, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, आप याद कीजिए इसको। चलिए फिर आगे क्या हुआ? अगर इसको रिकॉग्निशन मिला ही नहीं तो हम लोग जेनेटिक्स के बारे में जाने कैसे? हम लोग जाने 1900 में। 1900 में 3 साइंटिस्ट आए। पहला कौन? ह्यूगो डी व्रीस, ठीक है। ह्यूगो डी व्रीस, ये हॉलैंड के थे। एक आया कोरेंस, कोरेंस ऑफ जर्मनी, ये जर्मनी के थे। और शेरमार्क टी साइलेंट है, शेरमार्क ऑफ ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया के थे, जहाँ का मेंडल था। तीनों आए, ये रीडिस्कवर्ड मेंडलिव थ्योरी, ठीक है। एंड देन मेंडल वाज अवार्डेड विद द टाइटल ऑफ फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने आया और बताया कि मेंडल जो था वो सही था,
सब कुछ सही किया है, वो उसने लोगों ने उसको प्रूफ किया, ठीक है, और बताया कि हाँ मेंडल इज सही है, सब कुछ सही है। तब साइंटिस्टों लोग में बैठक हुई, तो उनको बोला गया कि हाँ उन लोगों ने सही किया था, तो चलो सब उनको एक रिस्पेक्टेड ऑनर देते हैं, उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला गया। बट क्या फ़ायदा हुआ, बेचारा मर जाने के बाद तो उसको नाम मिला, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जीते जी उसको कुछ भी नाम नहीं मिला। एक साइंटिस्ट था, बस साइंटिस्ट था। चलिए मेंडल के बाद इसका थ्योरी समझने के लिए, मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था उसके समझने के लिए आपको थोड़ा पॉलिनेशन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। थोड़ा सा मैं यहाँ बताऊंगा, क्योंकि इसका मेन, मैं आपको कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज चैप्टर है उसमें पॉलिनेशन अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको। यहाँ पे बस मैं थोड़ा सा बता दिया हूँ आपको पॉलिनेशन क्या होता है। ये एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो ये नहीं बताऊंगा तो आपको एक्सपेरिमेंट समझ नहीं आएगा। चलिए देखते हैं पॉलिनेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पॉलिनेशन एक प्रोसेस है जो फ्लावर्स में होता है। फ्लावर्स में कैसे, मतलब फ्लावर्स अपना पॉलिनेशन कैसे करते हैं। पॉलिनेशन मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, मतलब फ्लावर अपना रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, ये आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इस पॉलिनेशन होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर। एंथर है मेल पार्ट, ठीक है, एंथर है मेल पार्ट और स्टिग्मा है फीमेल पार्ट, ठीक ना। तो किस तरह से ट्रांसफर होता है, पॉलन ग्रेन है गैमेट, ठीक है, गैमेट। जैसे हम लोग में होता है स्पर्म कैसे जाता है फादर से मदर में, वैसे ही ये है फ्लावर्स के लिए, विथ रिस्पेक्ट टू फ्लावर्स। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। एंथर क्या है मेल पार्ट, स्टिग्मा क्या है फीमेल पार्ट, पॉलन ग्रेन क्या है गैमेट, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन दो टाइप का होता है पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। मैं आपको फिर से बोला हूँ, मैं यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, आपको मैं ये डिटेल में बताऊंगा कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज चैप्टर में, ठीक है, आपके सिलेबस में है ये, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, इफ द pollen grains are transferred from an anther to the stigma of same flower is called self pollination। और सेल्फ पॉलिनेशन का दूसरा नाम क्या है, ऑटोगैमी। जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर फ्रॉम एन एंथर, एक एंथर से एक स्टिग्मा पे जाए, बट ऑफ सेम फ्लावर, सेम फ्लावर के ही, मतलब क्या, एक फ्लावर है मतलब वो फ्लावर बाइसेक्सुअल है, ठीक है, बाइसेक्सुअल है, क्योंकि उसमें दोनों पाया जा रहा है, मेल पार्ट भी पाया जाता है और स्टिग्मा भी पाया जा रहा है, फीमेल पार्ट भी पाया जा रहा है। तो सेम फ्लावर हमें जब ट्रांसफर हो एंथर टू स्टिग्मा, इसलिए उसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। आप फिर से देखिए, इफ द पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एन एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। सेम फ्लावर, बस आप ये याद रखिएगा, सेम फ्लावर, सेम फ्लावर, ठीक है। आप नोट्स बना रहे हो ना, नोट्स नहीं बना रहे हो तो आपको कोई फायदा नहीं है। आप नोट्स बनाओ, इसको लिखो, अपने कॉपी में लिखो, बिना नोट्स के कोई फायदा नहीं है इसको, आप भूल जाओगे। अब देखिए दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ मतलब खुद, देखिए मैं सेल्फ मतलब खुद, सेम फ्लावर है, खुद ही का एंथर टू स्टिग्मा हो रहा है, ठीक है, आपको याद रहेगा ये। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, इफ द pollen grain are transferred from anther to the stigma of different flower of a different plant of same species is called क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का दूसरा नाम क्या है, जेनोगेमी। देखिए यहाँ पे, वहां पे सेम फ्लावर था, यहाँ पे डिफरेंट फ्लावर आया, ऑफ डिफरेंट प्लांट आया, आप समझ रहे हो, डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, मतलब सेम प्लांट का भी तो दूसरा फ्लावर हो सकता है, तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन नहीं बोलेंगे, डिफरेंट प्लांट को बोलेंगे,
डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, बट सेम स्पीसीज का होना चाहिए। सेम स्पीसीज मतलब अगर रोज का फ्लावर है तो रोज को ही होना चाहिए। ये नहीं कि रोज का फ्लावर किसी दूसरे फ्लावर में, सनफ्लावर में या कुछ में हो, उससे कुछ नहीं होगा। आप ह्यूमन बीइंग पे भी ले सकते हैं। अगर ह्यूमन का स्पर्म हॉर्स में डाल दिया जाए तो कुछ होगा नहीं ना। तो सेम कॉन्सेप्ट प्लांट में भी लागू होता है। आप फिर से देखिए क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। इफ द पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथा टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज याद रखिएगा, इट्स कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। और इसका दूसरा नाम क्या है? जेनोगैमी। दूसरा नाम भी याद रखिएगा, जेनोगैमी। ठीक है, और इसका नाम क्या है? ऑटोगैमी। याद रखिएगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप नोट्स बनाइए। नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप नोट्स बनाइए, मैं भूल गया था बोलना, बट नोट्स बनाइए। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, इस नोट्स से आपका बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये नोट्स से ही आएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। ठीक है, आगे हुआ क्या? मेंडल जब क्रॉस पॉलिनेशन कर रहा था तो वो मेंडल ना अपने थ्योरी में क्रॉस पॉलिनेशन किया था, ठीक ना। सेल्फ पॉलिनेशन से होता क्या है ना, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब होता है कि उसमें वेरिएशन नहीं आता है, नया नया कैरेक्टर नहीं आता है, समझे। सेल्फ पॉलिनेशन, अगर इनब्रीडिंग डिप्रेशन के बारे में आप कुछ जानते हो तो आप उसको सेल्फ पॉलिनेशन से आप कंपेयर कर सकते हो। अगर नहीं जानते हो तो छोड़ दो, ये नेक्स्ट चैप्टर में आपको मैं पढ़ाऊंगा, आप समझ जाइएगा। आप बस अभी इतना ही समझिए। क्रॉस पॉलिनेशन, मेंडल ने क्या किया था? क्रॉस पॉलिनेशन किया था, और सेल्फ पॉलिनेशन भी किया था, बट क्रॉस पॉलिनेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से किया था। आप देखिए, मेंडल फॉलो 3 स्टेप्स, 3 स्टेप वो फॉलो किया था। पहला क्या? पहला किया था इमास्कुलेशन, पहला। दूसरा डस्टिंग, तीसरा बेगिंग। ठीक है, मेंडल 3 स्टेप फॉलो किया था। इमास्कुलेशन क्या होता है? इमास्कुलेशन होता क्या है, ये देखिए, रिमूवल ऑफ एंथर। ठीक है, रिमूवल ऑफ एंथर मतलब मेल पार्ट फ्रॉम ए बाइसेक्सुअल फ्लावर इन इमेच्योर स्टेज इज कॉल्ड इमास्कुलेशन। ठीक है, इमास्कुलेशन का मतलब क्या हुआ? एंथर पार्ट को बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब क्या? जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर में मतलब दोनों पार्ट होगा, एंथर भी स्टिग्मा भी। ठीक है, बट मेंडल क्या किया कि उसका एंथर पार्ट निकाल दिया एक्सपेरिमेंटली। आप नहीं निकाल सकते, आप सोचिएगा मैं नहीं कि आप निकाल सकते हो। आप अगर एक्सपेरिमेंट रिसर्च फील्ड में जाओगे तो आप भी कर सकते हो, ऐसा बात नहीं है। तो उसका एंथर को निकाल दिया फ्रॉम ए बाइसेक्सुअल फ्लावर इन इमैच्योर स्टेज। इमैच्योर मतलब क्या हुआ? इमैच्योर मतलब क्या हुआ? इमैच्योर मतलब ये हुआ जब वो बड़ा नहीं था, बच्चा था, मतलब जब वो नया प्लांट था। जब ये फुल ग्रोथ हो जाएगा इसमें, मतलब मैच्योर स्टेज होएगा, तब उसको रिमूवल ऑफ एंथर को उसको इमास्कुलेशन नहीं बोलेंगे। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या? इन इमैच्योर स्टेज। ठीक है, इन इमैच्योर स्टेज में किया था। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग इमास्कुलेशन। दूसरा क्या किया था? वो डस्टिंग किया था। विद द हेल्प ऑफ ब्रश, मेंडल मेंडल होगा, मेडल लिख दिया हूँ गलती से, सॉरी। मेंडल परफॉर्म्ड द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। डस्टिंग क्या था? अगर देखिए जैसे उसमें तो पॉलिनेशन होता कैसे, आप ये बस समझिए कि अगर रोज का फ्लावर है तो रोज का फ्लावर है तो बीज करती हैं पॉलिनेशन। ठीक है, बीज करती हैं और भी करते हैं पॉलिनेशन, क्योंकि प्लांट तो चल नहीं सकता, तो बीज ही करती हैं कि उनका एंथर लेकर उनका स्टिग्मा पे दे देती हैं, बैठती हैं मतलब दे देती हैं। बट वो उन लोगों को पता थोड़े रहता है कि इसका स्पीसीज पे ही बैठना है, तो वो तो दूसरे फ्लावर पे भी बैठ जाती होगी ना। मानिए एक बी ने रोज फ्लावर का ऊपर बैठा, वहां से उसने एंथर लिया और जाकर सनफ्लावर पर बैठ गई। ठीक है, सनफ्लावर पर बैठ गई तो मतलब वहां तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो तो सेम स्पीसीज का नहीं है।
ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो वहां पे बैठ गई, तो वहां पे भी तो छोड़ दी ना उसका एंथर, तो उसके लिए तो कोई फायदा नहीं है ना। सनफ्लावर के लिए वो तो बस बस कचरा है। तो उसी के लिए वहां उसके लिए उसने डस्टिंग किया, वहां से उसको विद द हेल्प ऑफ ब्रश वो सब जो जो रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब जो स्पर्म रिक्वायर्ड है, मतलब जो पॉलन ग्रेन रिक्वायर्ड है, उसी को उसने काम में लिया और सब था उसको रिमूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ ब्रश। डस्टिंग, डस्टिंग आप लोग करते हैं, घर पे भी करते हैं, गंदा को हटा देते हैं, उसी को बोला। ठीक है। तीसरा है बैगिंग। बैगिंग क्या किया? आफ्टर क्रॉस पॉलिनेशन all the flowers were covered with paper bags to avoid any undesirable cross pollination। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यही डस्टिंग को प्रूफ करता है। सब कुछ करके सब कुछ करके आफ्टर क्रॉस पॉलिनेशन ऑल द फ्लावर्स उसको कवर कर दिया पेपर बैग से, कि अनडिजायरेबल क्रॉस पॉलिनेशन ना हो जाए। मतलब अनडिजायरेबल मतलब क्या? दूसरा स्पीसीज का आकर फिर से डाल दी तो, इसलिए उसको बैगिंग कर दिया। उसको बैगिंग मतलब पैक कर दिया, उसको कवर कर दिया पेपर बैग से, कि दूसरा कोई स्पीसीज का बीज लाकर, दूसरा कोई स्पीसीज का पोलन ग्रेन लाकर उस पर ना डाल दे। ठीक ना? सेम स्पीसीज का पहले से है उसको रख दे दिया, डस्टिंग करके पहले से हटा दिया था, और फिर से ना ला दे, इसलिए उसने बैगिंग किया। ठीक है। कौन सा स्टेप किया था? इमास्कुलेशन किया था, डस्टिंग किया था, बैगिंग किया था। इमास्कुलेशन, डस्टिंग, बैगिंग, तीनों का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। काफी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इमास्कुलेशन है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये एक नोट है, आप पढ़िए इसको। इमास्कुलेशन इज डन टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। मैंने क्या बोला था? सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए, मतलब वो ना हो इसलिए किया जाता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं तो बोला था बाइसेक्सुअल फ्लावर में तो सेम फ्लावर में ही हो जाता है ना एंथर टू सिग्मा, इसलिए उसको एंथर हटा दिया गया कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो जाए। ठीक ना? क्योंकि मेंडल क्रॉस पॉलिनेशन करवाना चाहता था। ठीक है। इमास्कुलेशन इज डन टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। ये आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, व्हाई इमास्कुलेशन, व्हाई मेंडल डन इमास्कुलेशन। तो ये आपको आंसर देना पड़ेगा। इमास्कुलेशन इज डन टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है। इमास्कुलेटेड फ्लावर्स आर कवर्ड बाय बैग्स, दिस इज कॉल्ड बैगिंग। इमास्कुलेटेड फ्लावर, हाँ वही बात है, जो इसको इमास्कुलेटेड कर दिया, जिसको डस्टिंग किया, उसी को ना बैगिंग किया था। ठीक है। तो इसी सब को यहाँ मैं थोड़ा नोट करके लिख दिया हूँ कि आपको ये सब डेफिनेशन याद रहे। ठीक है, आप समझे? चलिए फिर मैं भी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। चलिए अब ये देखते हैं, क्वेश्चन एक है, वाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने पी प्लांट अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों सेलेक्ट किया? क्यों? क्योंकि उसको कोई बहुत सारी सुविधाएं मिली होगी पी प्लांट में, उसका रीजंस है, आप देखते हैं। पी प्लांट एक एनुअल प्लांट है। पी प्लांट एक एनुअल प्लांट है, मतलब वो एक बार में ही अपना फ्रूट्स दे देता है, उसको बार बार उसको कल्टीवेट नहीं करना पड़ता, एक बार में अपना फ्रूट्स दे देता है। विथ शॉर्ट लाइफ साइकिल, उसका लाइफ साइकिल भी छोटा है, 2 से 3 मंथ का है। अगर ज़्यादा का होता तो क्योंकि आपको जेनेटिक्स करना है, मतलब आपको जनरेशन टू जनरेशन स्टडी करना है, 1-2 जनरेशन स्टडी करना नहीं है आपको, कम से कम 10, 15, 20, 25, हो सके तो 50 जनरेशन तक आपको देखना है, समझे? तो आपको मतलब चाहेंगे ही ना शॉर्ट लाइफ साइकिल हो। अगर आप मानिए बनियान ट्री ले लिए, बनियान ट्री का लाइफ साइकिल 150 साल का होता है, 150 साल आप ही खुद ही जिंदा नहीं रहोगे तो आप उसका नेक्स्ट जनरेशन कैसे देखोगे? तो वही बात है, इसका शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है। पी प्लांट पॉजेस बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स इसके पास होता है, मतलब क्या, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं और इमास्कुलेशन करके क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं। पी प्लांट इज इजी टू कल्टीवेट, ये इजी होता है कल्टीवेट करने में। ठीक है। चौथा, हैज वेल डिफाइंड इजिली ऑब्जर्वेबल एंड काउंटेबल कैरेक्टर्स। वेल डिफाइंड होता है पी प्लांट, और इसका जो कैरेक्टर्स है वो ऑब्जर्वेबल होता है, इजिली ऑब्जर्वेबल, मतलब हम लोग आसानी से उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैसा कैरेक्टर्स है, ये है वो है। छोटा सा प्लांट होता है, इजी सा होता है, और उसका कैरेक्टर्स भी हम लोग काउंट कर सकते हैं आराम से, नॉर्मली। ठीक है।
चलिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप याद कीजिए इसको। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड मेंडल्स सक्सेस? मेंडल के सक्सेस के पीछे रीजन क्या थे? ये क्वेश्चन आया क्यों, पहले आप ये सोचिए। क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि मेंडल के बाद उसमें बाद में जब इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया गया तो पाया गया कि बहुत सारा एक्सेप्शंस, मतलब मेंडल को बहुत सारा ऐसा प्लांट में, कोई कोई एक्सेप्शन प्लांट में देखा गया कि मेंडल का थ्योरी है ना, वो प्रूफ नहीं हो रहा है। मेंडल का थ्योरी प्रूफ नहीं हो रहा है, इसलिए पूछा गया कि मेंडल जिस प्लांट में किया वो सक्सेस क्यों हो गया। उसका रीजन क्या था कि मेंडल सक्सेस हो गया, क्योंकि मेंडल के थ्योरी में बहुत सारी गलतियां भी है, ठीक है, फिर भी वो सक्सेस क्यों हो गया, इसलिए एक आया क्वेश्चन। तो उसका आंसर है, मेंडल डिड नॉट सेलेक्ट दोज कैरेक्टर्स दैट वेयर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, ठीक ना, दस ही अवॉइडेड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, एक मैं आपको बता दूं, लिंकेज बाद में पढ़ेंगे, क्रॉसिंग ओवर भी बाद में पढ़ेंगे। लिंकेज मेंडल का एक्सेप्शन है, ठीक है। लिंकेज, ये अगर आप लिंकेज पढ़ लोगे तो आपको ये लाइन समझ आएगा। अगर अभी मैं कुछ भी आपको बोलूं तो आपको समझ नहीं आएगा, फिर भी मैं आपको एक बार थोड़ा सा समझाने का कोशिश करता हूँ, बट आप चिंता मत करो, अगर समझ नहीं आएगा तो अब मैं आपको लिंकेज पढ़ाऊंगा, उस समय आपको सब समझ आ जाएगा। मेंडल जो कैरेक्टर स्टडी किया था वो ना सेम क्रोमोसोम पे नहीं था, एक क्रोमोसोम 1 पे था तो मानो 4 पे था, एक 5 पे तो एक 7 पे, ठीक ना, कैरेक्टर्स ऐसे स्टडी किया था। अगर, और ये जरूरी नहीं है कि एक क्रोमोसोम पे एक ही कैरेक्टर हो, एक क्रोमोसोम पे मोर देन 1, मोर देन 10, कितना भी कैरेक्टर्स हो सकता है, ठीक ना, बट वो एक क्रोमोसोम पे एक ही कैरेक्टर था जो सिलेक्ट किया था, एक क्रोमोसोम पे एक कैरेक्टर और दूसरे क्रोमोसोम पे दूसरा, ये नहीं कि एक ही क्रोमोसोम पे दो कैरेक्टर। इसलिए इसलिए उसको लिंकेज का कुछ आया ही नहीं उस समय, ठीक ना। बट बाद में जब साइंटिस्ट लोग सेम क्रोमोसोम पे देखने लगे कैरेक्टर्स, तो उन लोग को लिंकेज का कॉन्सेप्ट आया, ठीक ना। तो लिंकेज कब आता है, जब सेम क्रोमोसोम पे रहेगा कैरेक्टर्स, तब आएगा। बट मेंडल ने तो ऐसा किया ही नहीं। मेंडल तो एक क्रोमोसोम पे बस एक ही कैरेक्टर लिया, समझे, इसलिए मेंडल सक्सेस हो गया। दूसरा ही, अगर समझ नहीं आया होगा तो आप टेंशन मत लीजिए, लिंकेज समझाऊंगा तो आ जाएगा, आप बस याद कीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों, ऊपर वाला नीचे वाला भी, जो अभी समझा रहा हूँ। दूसरा, he analyzed the data by applying principle of mathematics and statistics and then confirmed his conclusions or laws। ये पहली बार एक ऐसा था जो मैथ का कॉन्सेप्ट ये लेकर आया था बायो में मैथ्स और स्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं था पहले, ये लाया था। तो वो जो मैथ्स और स्टैटिक का कॉन्सेप्ट लाया था, इतना वैल्यूएबल था, इतना था कि वो सक्सेस हो गया। बट एक ये भी था, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, कि वो जब मैथ लाया था तो बहुत सारे साइंटिस्ट उससे सवाल भी पूछे थे, क्या लाए हो, बेवकूफ़ हो गया, मतलब ऐसे नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि मैथ में बायो में मैथ कहाँ से ला रहे हो, कुछ भी, समझे। तो वही बात है। तो ये दूसरा क्या कैरेक्टर किया, पहली बार मैथ लाया और स्टैटिक्स लाया बायो में, जो उसको बहुत हेल्प किया, ठीक है। तीसरा कैरेक्टर देखते हैं। तीसरा कैरेक्टर है मेंडल। मेंडल कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट विथ एक्सट्रीम केयर, ठीक है, एक्सट्रीम केयर, एंड कंसिडर्ड 1 or 2 pairs of contrasting characters for monohybrid and dihybrid cross respectively। मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है जब हम लोग एक कैरेक्टर को लोकर, एक कैरेक्टर मतलब यानी समझिए टॉल, टॉल और ड्वार्फ एक कैरेक्टर है, ठीक है, ट्रेट दो ठो है, टॉल है और ड्वार्फ, बट कैरेक्टर एक ही है ना, हाइट। तो एक ही कैरेक्टर लेकर जब क्रॉस करें तो उसको मोनोहाइब्रिड कहते हैं। मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, अगर 2 कैरेक्टर ले ले तब क्रॉस करे तब उसको डाईहाइब्रिड क्रॉस करते हैं, ठीक ना। तो जब वो मेंडल अपना
कर रहा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस, तो 1 और 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स लिया था, ज़्यादा नहीं लिया था, इसलिए उसको एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुल हुआ। ठीक है। चौथा पॉइंट, बाय रिपीटेड इन ब्रीडिंग, ये मैं बोला था आपको, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन सेल्फ पॉलिनेशन से थोड़ा कंपेयर कीजिए, आपको समझ आएगा। बाय रिपीटेड इन ब्रीडिंग मतलब बाय रिपीटेड सेल्फ पॉलिनेशन ओवर द जनरेशन, ठीक ना। ओवर द जनरेशन सेल्फ पॉलिनेशन वो करते गया, ओवर द जनरेशन मतलब बार बार। मेंडल सेलेक्टेड ओनली प्योर हाई ब्रीडिंग वेराइटीज ऑफ पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। प्योर, प्योर मैं आपको बताया था पहले, याद है आपको, प्योर होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पिछला वाला इंट्रोडक्शन वाला वीडियो काफी इंपॉर्टेंट, नहीं तो एक एक वर्ड का खेल है, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है। तो बाई रिपीटेड इन ब्रीडिंग मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, बार बार सेल्फ पॉलिनेशन किया तो ओनली प्योर कैरेक्टर्स आया, प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज। मतलब मैं क्या आपको पहले ही बता दिया था कि सेल्फ पॉलिनेशन से वेरिएशन नहीं आता, जैसा है वैसा ही आ जाता है, ठीक ना, नया नया कैरेक्टर्स नहीं आता, ठीक ना। वही बात है, जैसे आप सेल्फ पॉलिनेशन मतलब मैं आपको समझाऊं, अगर आप एक ही कंट्री में रहते हो तो आप दूसरे कंट्री का बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जान पाओगे, जब तक आप दूसरे कंट्री दूसरे जगह ट्रैवल नहीं करोगे तब तक आपको कुछ पता नहीं चलेगा, आप में रहोगे ना। तो वैसा ही सेल्फ पॉलिनेशन भी है, अगर आप खुद में करते रहोगे पॉलिनेशन तो आपको कुछ समझ नहीं, कुछ बाहर का कैरेक्टर आएगा ही नहीं, इसलिए बाहर का कैरेक्टर नहीं आएगा तो हमेशा वो प्योर होगा, ब्रीडिंग वेराइटीज होगा, समझे। इसलिए मेंडल सेलेक्ट हुआ था, क्योंकि उसने क्रॉस पॉलिनेशन नहीं किया ज़्यादा, ठीक ना। और वो ज़्यादातर सेल्फ पॉलिनेशन बार बार करता रहा, क्रॉस पॉलिनेशन भी किया था, ऐसा बात नहीं है, बट सेल्फ पॉलिनेशन ज़्यादा किया, ठीक ना। अगर चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर्स अपने एक्सपेरिमेंट में सिलेक्ट किए थे वो कौन से थे। 7 कैरेक्टर्स बोलो या फिर 7 पेयर्स मतलब 14 ट्रेट्स बोलो, मैंने आपको बोला है कैरेक्टर्स और ट्रेट्स क्या हुआ था, क्या होता है, लास्ट क्लास में आपको बताया है, आप देखिए जाकर, ठीक है। कौन सा 7 कैरेक्टर्स थे आप देखिए। पहला है सीड शेप, पहला है सीड शेप, सॉरी मिटा दूँ उसको। पहला है सीड शेप, ठीक है। दूसरा है सीड कलर, तीसरा है फ्लावर कलर, चौथा है पॉड शेप, पॉड मतलब फ्रूट, फ्रूट शेप, पांचवा है पॉड कलर, छठा है फ्लावर पोजीशन, फ्लावर का पोजीशन, और सातवां है स्टेम हाइट, स्टेम का हाइट, ठीक है। ये सब 7 कैरेक्टर्स थे जो मेंडल ने सेलेक्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है। और इसका जो ट्रेड्स है आपको याद करने पड़ेंगे, इसका कैरेक्टर्स भी आपको याद करना पड़ेगा। उसका सीड शेप में जो राउंड था वो डोमिनेंट था और रिंकल्ड था वो रिसेसिव था, समझे। सीड कलर में जो येलो था वो डोमिनेंट था और रिसेसिव में ग्रीन जो था वो रिसेसिव था। फ्लावर कलर जो वायलेट था वो डोमिनेंट था, जो वाइट था वो रिसेसिव था। पॉड शेप जो इन्फ्लेटेड था वो डोमिनेंट था, जो कॉन्स्ट्रिक्टेड था वो रिसेसिव था। फ्लावर पॉड कलर में जो ग्रीन था वो डोमिनेंट था, येलो था वो रिसेसिव था। फ्लावर पोजीशन, एक्सियल पोजीशन का जो फ्लावर था वो डोमिनेंट था, टर्मिनल पोजीशन का जो फ्लावर था वो रिसेसिव था। स्टेम हाइट जो टॉल था वो डोमिनेंट था, ये तो हम लोग में लास्ट क्लास में पढ़ा ही था, जो टॉल था वो डोमिनेंट था और ड्वार्फ था वो रिसेसिव था। ये 7 कैरेक्टर्स थे जो मेंडल ने स्टडी किया था, ठीक है ना, अपने एक्सपेरिमेंट में। आपको ये रटे होने चाहिए, ठीक है, आपको ये रटे होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपको ये हमेशा याद होने चाहिए, ठीक ना। चलिए तब आगे देखते हैं। ये जो कैरेक्टर्स थे, अब क्वेश्चन आता है ये कौन से क्रोमोसोम पे थे। ये काफ़ी हाई लेवल क्वेश्चन है, बट आप लोगों के वेस्ट बंगाल बोर्ड में दिया है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बहुत इंपॉर्टेंट है। तब एक्चुअली ये तो
मेरे नीट में भी नहीं पूछा गया था और ना पूछा जाएगा कभी, शायद कभी पूछ लीजिए वो अलग बात है, बट कभी नॉर्मली पूछा नहीं जाता। बट आप लोग के वेस्ट बंगाल बोर्ड के बुक में दिया है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। 3 जो कैरेक्टर्स थे, लेंथ ऑफ प्लांट, फ्लावर पोजीशन और शेप ऑफ पॉड, ठीक ना। पॉड का शेप मतलब शेप ऑफ पॉड मतलब पॉड शेप। ये जो तीनों कैरेक्टर थे ना वो क्रोमोसोम नंबर 4 पे थे। दिस 3 कैरेक्टर्स वे प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 4, ठीक है। दूसरा, शेप ऑफ सीड, ये 3 कैरेक्टर हो चुके हैं यहाँ। शेप ऑफ सीड ये वाला था क्रोमोसोम नंबर 7 पे। कलर ऑफ सीड और कलर ऑफ फ्लावर ये था क्रोमोसोम नंबर 1 पे। और कलर ऑफ पॉड मतलब फ्रूट ये था क्रोमोसोम नंबर 5 पे। 7 कैरेक्टर हुए, यहाँ 3, 1 2 3, यहाँ 1, फिर से यहाँ 2 और यहाँ, तो टोटल 7 कैरेक्टर्स हुए, ठीक। 3 4 5 6 7, ठीक है। और तीनों का हम लोग ने पोजीशन देख लिया। ये क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा, कभी नहीं। और ये आपको याद होना चाहिए, आप लोग के टेक्स्ट बुक में दिया है, मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको ये रटना पड़ेगा। उसका पोजीशन है कहाँ, कौन सा कैरेक्टर्स कौन से क्रोमोसोम पे, ठीक ना। तो आप लोग ने देखा, चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे है आपका पी प्लांट। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम मैं आपको पहले ही बताया, इसको पाइजम सैटिवम कहते हैं, ठीक है। इसके पास 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होता है। 7 पेयर्स मतलब 14 क्रोमोसोम, ठीक है। मतलब 2n इजकल टू 14, 2n मतलब डिप्लॉयड स्टेज को बता रहा है, इजकल टू 14। अगर हैप्लॉयड स्टेज कर दे n तो n इजकल टू 7, ठीक है। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जब मेंडल वर्क कर रहा था तब 1900 तक उसका वर्क मैं आपको ये कहानी में बतलाया था, बट मैं फिर से आपको एक क्वेश्चन के तौर पे बता रहा हूँ कि मेंडल जब 1900 तक काम कर रहा था तब मेंडल का वर्क 1900 के बाद ही ना, मतलब 1900 में ना बताया गया कि मेंडल ने अच्छा काम किया है। बट मेंडल को तो मरे हुए बहुत साल हो गए थे, 16 साल हो गए थे, तब तक क्यों नहीं बतलाया गया कि मेंडल का वर्क इतना महान काम करके गया है, मेंडल ने एक नया ब्रांच बायोलॉजी का बता कर गया है। क्यों? क्योंकि ये रीजन थे, इसके ऊपर ही क्वेश्चन था, ठीक है। इसका रीजन है कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी इन दोज डेज। कम्युनिकेशन, अभी आपके पास फेसबुक है, इंस्टा है, व्हाट्सएप है, तो आप लोग ने बता दे रहा है कि हाँ मैंने आज ये एक्सपेरिमेंट किया हूँ, या आप बता दो उनको, ये कर दो वो कर दो। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, तो मतलब कम्युनिकेशन आसान नहीं था, तो इसलिए उसका पहला रीज़न हुआ ये। दूसरा, मेंडल अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फेनोमेन was totally new and unacceptable to many biologists of his मतलब मेंडल्स टाइम, ठीक है। मेंडल, मैं आपको ये पहले बताया हूँ, मेंडल का जो अप्रोच था मैथमेटिक्स का लाना बायोलॉजिकल फेनोमेनन में मतलब बायोलॉजी में, वो एकदम नया था। और उस इसलिए उसको सक्सेसफुल भी मिला था, सक्सेसफुल इसलिए ही भी हुआ था। बट ये एक डिमेरिट भी था उसके लिए, क्योंकि बहुत लोग बायोलॉजिस्ट उसको अनएक्सेप्ट कर रहे थे, उसको एक्सेप्ट नहीं किए, ठीक ना, इसलिए। और तीसरा, रिलीज ऑफ डार्विन्स बुक, मैंने आपको बताया हूँ कि उसका डार्विन का एक बहुत बड़ा बुक रिलीज हुआ था, इसलिए सब उसी में उसका मेरिट्स डिमेरिट्स खोज रहे थे। अपना इधर मेंडल मटर ले लो कर रहा था, कोई इधर उसका मटर खरीद ही नहीं रहा था, सब डार्विन्स का बुक पे ध्यान दे रहे थे, ठीक ना। ये तीसरा रीजन। फिर से क्वेश्चन आता है, आपको मैं पूछ रहा हूँ, आप मैं आंसर लिख दिया हूँ यार, तुम लोग बता ही दोगे। चलिए देखिए, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर बेस्ड ऑन कलर इन पी। पी प्लांट में कितने कैरेक्टर्स है जो बेस्ड ऑन कलर है, कलर से रिलेटेड है। सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉड कलर, 3 3 है ना, समझ आया। 3 है, फ्लावर कलर, सीड कलर, पॉड शेप। और देखिए और कोई भी कलर से रिलेटेड नहीं है, आपको दिखलाऊं क्या? चलिए देख लेते हैं। सीड कलर एक, और पहला तो सीड शेप है,
दूसरा फ्लावर कलर, 2 हुआ। तीसरा पॉड कलर, और कोई भी कलर से रिलेटेड है नहीं ना, तो आंसर हुआ आपका 3। ठीक ना। हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर बेस्ड ऑन कलर इन पी? 3। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मेंडल जो अपना 7 कैरेक्टर एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट किया था, तो उसमें क्या सीड कोट कलर सिलेक्ट किया था? नहीं, सही बोला आपने, नहीं। उसने सीड कलर सिलेक्ट किया था, सीड का कोट, सीड का कवर का कलर नहीं, सीड का कलर सिलेक्ट किया था। क्या वो फ्रूट कलर सिलेक्ट किया था? फ्रूट कलर मतलब पॉड कलर, जी हाँ, यहाँ ही लिखा है, हाँ उसने सिलेक्ट किया था। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर सिलेक्ट किया था? नहीं, फ्लावर का उसने तो 2 ही कैरेक्टर लिया था, देखिए, फ्लावर पोजीशन और फ्लावर का कलर 2 ही लिया था। अरेंजमेंट कैसे अरेंजमेंट है वो तो नहीं लिया था, तो नहीं, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर नहीं सिलेक्ट किया था। लीफ कलर, पत्ते का कलर, नहीं, उसने लीफ कलर भी नहीं किया था। ठीक है, चलिए, तो आज के क्लास में बस इतना ही था। आप इसको रिवाइज कीजिए, याद कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत लगती है ऐसे नोट्स बनाने में, क्योंकि मेरी भी पढ़ाई है साइड में। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ आया होगा। चलिए फिर तब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड बाय, अच्छे से रहिए, खाइए पीजिए और आराम कीजिए। बाय। पढ़ाई भी कीजिए साथ में, पढ़ाई ज़रूरी है। बाय।